वेल स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट शुरू करते हैं। हमारी आज की यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और स्टूडेंट्स, इतना हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम मार्क्स से बात करें तो पूरे 40 मार्क्स में से 12 मार्क्स इंक्लूड करती है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी यूनिट है एज पर मार्क्स आर कंसर्न। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारे लिए क्या है, तो समझते हैं एग्रीगेट डिमांड को। वेल, इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं। पिछले ही यूनिट में हमने पढ़ा जैसे कि हमारी इकोनॉमी में जो सेक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं। यस, हमारी इकोनॉमी में जो सेक्टर हैं वो हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हैं हमारे 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इन सभी सेक्टर्स के द्वारा या इन सभी सेक्टर से जो एक्सपेक्टेड डिमांड की जाती है कि ये सभी सेक्टर मिलकर कितनी डिमांड करेंगे इन द कमिंग ईयर, उस डिमांड के टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में सभी सेक्टर्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाने वाली होंगी उनकी वैल्यू का जो एडिशन है वो एडिशन ही क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि हम ये कमिंग ईयर का पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान्ड होगा ना कि एक्चुअल होगा। जो करंट ईयर का होता है वो हमारा एक्चुअल होता है। ठीक है, और आज का एक और पॉइंट है हमारे पास, क्या, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड कौन कौन सा सेक्टर क्या क्या कंजम्पशन करता है, तो ये एक बार वापस से अपने सेक्टर्स को देखते हैं। पहला सेक्टर था हमारे पास हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर था हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट, और फोर्थ है हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर जो अपने लिए करता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो हमारा एक्सपेंडिचर जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर हम एक और कह सकते हैं इसको नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये सभी सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं। इंडिविजुअल इनकी डिमांड को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और अगर इन सब का हम टोटल कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल ऑफ ऑल दीज 4 एक्सपेंडिचर, और यही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट भी कहे जाते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास कितने कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास 4 कंपोनेंट है। नंबर 1 कंपोनेंट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, नंबर 2 इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, नंबर 3 इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 4 इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, लेकिन हम अपनी बुक में, हम अपनी सिलेबस में जो एग्रीगेट डिमांड है वो केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही हम पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमी के जो 2 सेक्टर्स हैं उन 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास आता है केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड के जो कंजम्पशन था, हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर था उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर से जो था उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी में 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट है एडी के इन 2 सेक्टर इकोनॉमी।
दैट AD इज इक्वल टू C प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसके लिए ग्राफ को डिपिक्ट करें तो ग्राफ को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगी क्या, इनकम, फिर होगा हमारे पास C कंजम्पशन, एक होगा हमारे पास आई। अगर हम y को 0 मानते हैं, फिर 100, 200, 300, 400 इस तरह से हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है। C हमारे पास होता है 40, 120, 200, 280 यानी 80 के गैप से C भी हमारा बढ़ता चला जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इनकम का जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे कंजम्पशन से ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई इंसान का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन एन एवरेज ज़्यादा हो जाए उसकी इनकम से, कोई ये चाहता भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर रैशनल कंज्यूमर। तो अब अगर हम बात करें, हमने Y और C बना लिया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट पीरियड में फिक्स ही रहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमने 2020 ही डिपिक्ट किया। एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब इनकम हमारी ज़ीरो है तो इस इनकम ज़ीरो पर भी हमारे पास एक कुछ कंजम्पशन है 40, ठीक है। तो ज़ीरो इनकम पर भी, जैसे कि स्टूडेंट्स की इनकम ज़ीरो है मगर उनसे कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हो रहा है, तो ज़ीरो इनकम पर भी जो कंजम्पशन होता है उस कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या फिर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और ये हमेशा इक्वल होता है डिस सेविंग के, ठीक है। क्योंकि आपकी जब इनकम नहीं है तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो, तो आप अपनी सेविंग का यूज़ कर रहे होंगे। अब हम ये समझते हैं कि जब हम अपनी इनकम को कमाना शुरू करते हैं, जब हम अपनी इनकम को कमाना शुरू करते हैं तो इनकम शुरुआत में हमारी कुछ कम रहती है, ठीक है, जबकि हमारे एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम इनकम करते हैं हमारे इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, फिर हमारी इनकम तो बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उसके रेशियो में कम होते चले जाते हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद रखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम C बार से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं C बार, इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब अगर इस टेबल से हमें AD डिराइव करनी हो तो हम C प्लस आई करके AD को डिराइव कर सकते हैं, और इसी टेबल के ऊपर अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ जाए तो ग्राफ को हम सिंपली बना सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x एक्सेस है, यहाँ पर है हमारा 0, यहाँ पर हमारा y एक्सेस है और यहाँ पर है हमारा x एक्सेस। क्योंकि I हमारा कांस्टेंट है तो I को मैं एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करता हूँ। C मेरा बढ़ता हुआ है लेकिन वो I से ज़्यादा है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है मेरा एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड इन दोनों का टोटल है, और एग्रीगेट डिमांड और C में अगर डिफरेंस है तो वो केवल I का है। तो इसी वजह से I जो है हमेशा, AD जो है हमेशा C से पैरेलल होगा, क्योंकि जो इन दोनों के बीच का गैप है वो है I का, और I का गैप कांस्टेंट है। इस वजह से AD C के हमेशा पैरेलल चलेगा, इसके एक इक्वी डिस्टेंस पे ये चलेगा, ठीक है, और इन दोनों से हमेशा ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हम एग्रीगेट डिमांड को डिराइव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो टॉपिक किया वो है एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड ग्राफ ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।